जी हाँ, तो क्या वॉर का सायरन बज गया है? मॉक ड्रिल का मतलब क्या वॉर है? क्या यही यहां पर माना जाए? क्योंकि देश इसका इंतजार भी कर रहा है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है कि जो देश चाहेगा वही होगा, क्या वही होने जा रहा है? इस पर विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से परिचय में करवा देती हूँ। मेजर जनरल राजन कोचर सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके अलावा कैप्टन पीके घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नेवी से तो वैसे ही थर थर कांप रहा है पाकिस्तान, उसको लग रहा है कि अब जो कुछ होगा वो बस यहीं समंदर के रास्ते होने जा रहा है। लेकिन पहले हम बात करते हैं कल 7 मई, ये वो तारीख है जब निर्देश कल दे दिया गया था कि मॉक ड्रिल होनी है। क्या है ये मॉक ड्रिल? क्या आपको करना होगा? वो सायरन जब बजेंगे, आइए हम यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या है दरअसल ये मॉक ड्रिल जिसकी चर्चा यहां पर हो रही है। और 244 वो जिले ये यहां पर मैप में, ये नक्शे में आप यहां पर देख पा रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं गुजरात, राजस्थान, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, ये वो राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, केरल हो, कई कई जगहों पर ये जो हम आपको बता रहे हैं कि जिला वाइज उनको डिवाइड कर दिया गया है, उन एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है जो संवेदनशील है, जो अति संवेदनशील है। 71 वॉर के बाद 1971 में मॉक ड्रिल की बात कही गई थी और उस वक्त युद्ध हुआ था। इसीलिए माना जा रहा है कि अब जब मॉक ड्रिल की बात हो रही है तो क्या उसका मतलब वॉर माना जाए? सीमावर्ती और जो संवेदनशील जिले हैं उन पर खास फोकस रहेगा। रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमले जो हैं उनसे बचने की जो तैयारी है और आपको जो ट्रेनिंग है वो दरअसल इसके जरिए दी जानी है। मॉक ड्रिल के दौरान किस तरह से ब्लैकआउट होगा, आपको उस वक्त क्या करना है? सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और छात्रों को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और सुबह से आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और एक एक कर मैं इस पर रिएक्शन भी लूंगी। हमारे जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर मैं पहले आप ही को घोष तर बुलाऊंगी क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नेवी से सबसे ज्यादा थर थर कांप रहा है। आप वो स्टिक ले लीजिए सर और थोड़ा इन एरिया के बारे में अगर आप हमें बताएं, स्पेशली जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, जो ज्यादा संवेदनशील है। देखिए, सबसे पहले तो ये है, ये 1971 के बाद हम लोगों को पता ही नहीं क्या करना है अगर युद्ध होता है। लोगों को पता नहीं क्या एयर रेड्स होते हैं, हॉस्पिटल्स को पता नहीं क्या करना है, पूरे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को पता ही नहीं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि अगर एयर रेड्स होता है, अगर इंजर्ड आते हैं, हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है और क्या क्या SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको कैसे वो देखना है। तो अभी इन्होंने शुरू किया है ये, और आपने देखा है ये तो बॉर्डर के एरियाज में देखा है और ये कोस्टल रीजन में देख रहे हैं। तो ये पूरे मतलब देश को जागृत करने की एक मतलब मेथोडोलॉजी है ताकि लोग एकदम हक्का बक्का न रह जाएं अगर युद्ध होता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी था ताकि हम जान सके क्या क्या किस ऑर्गेनाइजेशन, कई ऑर्गेनाइजेशंस को मालूम ही नहीं उनका रोल क्या है क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं क्या करना है। बिल्कुल, तो यही बात। 54 साल हो गए सर और इसीलिए हमें, क्योंकि हम नहीं जानते, मतलब हमने तो देखा भी नहीं है, शायद सुना होगा कि 71 की जंग में ये हुआ था। तो इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं कि मॉक ड्रिल का मतलब क्या वॉर है। और वो जो सायरन बजते हैं हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए, उनकी जानकारी के लिए, ताकि पैनिक ना हो, सर आप एक बार ये भी बता दें इनको कि क्या वो सायरन है, क्यों वो सायरन बजते हैं, उनका मतलब क्या होता है। जी हाँ, मैं जब छोटा था मुझे याद है कि 71 वॉर में क्या हुआ था। तब सायरन बजते थे, शाम को बजते थे जब एयर रेड वार्निंग, सब हम लोग बेसमेंट में या नीचे कई कई जगह ट्रेंच लगे हुए थे, वहाँ पर हम चले जाते थे और बैठे रहते थे कि अगर बॉम्ब गिरे या कोई ऐसा कुछ और घटना हो तो हम उससे बच सके। फिर और एक सायरन, एक लंबा सायरन आता था, ऑल क्लियर, और फिर हम निकल आते थे। कुछ ऐसा जिस तरह का आप वॉर स्टूडियो में सुन भी रहे, कुछ इसी तरह का ये क्लियर का है जो होता था। ये क्लियर करने का, अच्छा ये भी जानना जरूरी है सर, क्योंकि दो तरह के होते थे। बिल्कुल। और इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो सर कितनी होती? नहीं, कई कई जगहों में वो सायरन होते थे ताकि वो लोग मतलब लोगों को पता चले कि ये करना है। तो ऐसे कुछ अभी लोगों को फिर पता चलेगा
कि अगर सायरन बजे, एयर रेड वार्निंग हो, तो क्या करना चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक। सर आप बैठिए, मैं एक बार तिवारी साहब प्लीज आपको बुलाना चाहूंगी, और वो स्टिक भी आप ले लीजिएगा ताकि आप मैप पे बता पाए उन जगहों को कि आखिर क्या है, कितनी ये संवेदनशील है। लेकिन सर मॉक ड्रिल का मतलब और है, क्योंकि सर पैनिक भी हो रहा है आम लोगों में। सरकार जो अपनी तैयारी कर रही है वो कर रही है, सेना जो अपनी तैयारी कर रही है वो कर रही है, लेकिन लोग किस तरह से तैयारी करें, पैनिक ना हो। इस मॉक ड्रिल के दो इंडिकेशंस हो सकते हैं। पहले जो अटैक होता था एयर अटैक्स ही होते थे, तो ये जो मॉक ड्रिल है ये हमेशा जैसे भी वॉर का पैटर्न चेंज होता है तो वैसे हमारे रिएक्शन भी चेंज होते हैं। तो ये स्टर्निंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि अगर ये अटैक हो तो हम क्या करेंगे। तो हर देश को चाहिए कि हम 10 साल के बाद रिवाइव करें और कभी प्रैक्टिस करके इसको वैलिडेट करें कि सही है कि नहीं सही है। 71 में कभी मिसाइल से डर नहीं था, हमें खाली एयर अटैक से। एयर अटैक क्या होता था, 4 के ग्रुप में या 8 के ग्रुप में जहाज आते थे, दूर से आइडेंटिफाई कर लेते थे, उनके पास नेविगेशन इक्विपमेंट नहीं होता था, वो लाइट का वेट कर रहे थे, जहाँ लाइट दिखी वहाँ बॉम्ब गिरा देते। मैं उदाहरण देता हूँ, 71 में फर्स्ट अटैक हुआ था, आगरा की लाइट्स ऑफ थी, एक ट्यूबवेल की लाइट जल रही थी, तो वहाँ का कैनबरा उनका आके वहाँ जहाज आके चला गया। तो ये बहुत ही मैटर था। लेकिन अभी जो बड़ा मैसेज ये है कि पब्लिक का सपोर्ट दिखाए कि हम आपके आर्मी एयरफोर्स के साथ हैं, इंडियन मिलिट्री के साथ हैं। एट द सेम टाइम समझ जाए अभी मेन डर हो गया मिसाइल्स का, तो इसलिए एक रिवैल्यूएट करना अत्यंत आवश्यक है और हमें साथ है, ताकि भौज को भी लगता है कि पूरी पब्लिक हमारे साथ है। तो एक भावना जागरण होती है लोगों के बीच में देश की भक्ति में, ये देशभक्ति आती है और मनोबल ऊंचा होता है, अब लड़ने के लिए तैयार होते हैं। एक अलग इंडिकेशन पाकिस्तान आवाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि भारत को उतना डर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने लोगों को बचाने के लिए ये सब मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तुम्हें पाकिस्तान तो हमें कहीं भी अटैक कर सकते हैं, इंडिया अब कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो उनके अंदर जो ऑलरेडी डर की भावना और आर्मी के प्रति घृणा जो पैदा होगी और बढ़ेगी और उनकी आर्मी का मोराल अत्यंत डाउन होगा। तो मॉक ड्रिल मेरे ख्याल से एक और इंडिकेशन है, भले कोई इंटेंशन रहा नहीं हो, लेकिन उनकी आर्मी पर, उनकी आवाम पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालेगा और हम तो तैयार होंगे उनका नेगेटिव प्रभाव। सर आप बैठ जाइए, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी। एक बार कोचर सर प्लीज आप यहाँ आए। और हम लगातार बार बार ये भी कह रहे हैं सर कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक देख ली, हमने एयर स्ट्राइक देख ली, मोदी जी के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि ये जो तैयारी है ये तो कुछ बड़े, इससे भी बड़े एक्शन या 71 से भी बड़े एक्शन की तरफ इशारा कर रही है। हिमानी, आई थिंक एक सबसे बड़ा एक्शन तो ये हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एक अमेंड्स में डाला है, उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के लोग सड़कों पे आ गए। उनके जो नेता तो पागल ही हो गए, क्योंकि जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अगर ये होगा तो हम न्यूक्लियर वार करेंगे, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आई थिंक पहली सर्जिकल स्ट्राइक ऑलरेडी हो चुकी है। सो काइनेटिक एक्शन का इंतज़ार है। हम वेट कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ठिकानों पे हमला करेगा। पाकिस्तान भी इंतज़ार कर रहा है कि हमला कब आएगा, पर वो हमला आ नहीं रहा है, तो पाकिस्तान भी एक सस्पेंस की स्थिति में है और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चला गया है। बिल्कुल, और वहां पर भी उसकी फजीहत हुई है। ये जैसे आपका मैप है और अगर आप ये जम्मू कश्मीर का एरिया देखिए और पाकिस्तान का एरिया देखिए, जो जितना भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है वहाँ पे 40 टेररिस्ट के अड्डे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि इसको यहाँ पे टेररिस्ट के कैंप्स होते हैं और इसको यहीं से उनको उसको इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो जब लड़ाई हमारी लगेगी, जो इम्पोर्टेंट टारगेट सिलेक्शन होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इंडिकेट किया था कि जितने भी टेररिस्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको नष्ट करेंगे। दूसरा जो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हमारे रहेंगे, अब जैसे आपने हाफिज सईद की बात की, तो जैसे तिवारी साहब भी बता रहे थे कि आज युग है वॉरफेयर का, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का। तो हमको पाकिस्तान के अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास रेंज है। 2019 में जब आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे मिराज और ये बालाकोट की बात कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे मिराज एयरक्राफ्ट को अंदर जाना पड़ा। आज हमारे पास ऐसी क्षमता है और हमारे पास ऐसी रेंज की मिसाइल्स हैं कि हमको पाकिस्तान के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने एरिया से ही उनके जो भी हमारे जो टारगेट्स हम अक्वायर करते हैं, हम उनको नष्ट कर पाएंगे। और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान के लोग घबराए हुए हैं और इसीलिए बार बार यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया का रुख ले रहे हैं। उनको
उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि भारत पे प्रेशर आप दो कि इस लड़ाई को और आगे मत बढ़ाएं। बट इसको मुझे लगता है डिप्लोमेटिक जो भी बातचीत थी अभी उसका दौर निकल गया है। लेकिन सर आपने इन्फिल्ट्रेशन की बात की, मैं चाहूंगी कि अगर आप मैप के जरिए कि कहां कहां पर वो ज्यादा दिखाई देता है या जिन कैंप्स की आप यहां पर बात कर रहे थे या जहां से ज्यादा जो घुसपैठ जो है वो वहां पर की जाती है। देखिए आपकी नज़र में डालूंगा, आपने अभी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 11वां दिन आज है सीज फायर वायलेशन का। तो ये जितने 8-9 एरियाज हैं आपके सीज फायर वायलेशन के, आपका बिम्बर गली से लेके नीचे आते हुए आप इन सारे एरियाज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो फायरिंग क्यों कर रहा है, हम भी जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग के आड़ में वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को अंदर भेजे। और क्यों भेजे अंदर, क्योंकि जब फौज मोबिलाइजेशन होगी, जब कॉन्वॉयज रोड पर मूव करेंगे, वो चाहेगा कि इन कॉन्वॉयज को इंटरडिक्ट किया, इनको रोका जाए, आईडी ब्लास्ट किया जाए और एम्बुश किया जाए। ये एक नॉर्मल टैक्टिक्स है पाकिस्तान के। हमने रजौरी और पुंछ के अटैक्स में भी देखा था कि जिस तरीके से ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और फौज के ऊपर कैसे हमला करे। तो इसीलिए हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस टाइप की जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है तो हमारे जो अंदर छुपे हुए, आज की डेट में इंफॉर्मेशन है 120 फॉरेन टेररिस्ट अंदर है। अभी उनको पकड़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल सर, प्लीज आप बैठे, मैं दोबारा और इन्फॉर्मेशन लूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम कुछ और भी यहाँ पर समझाएंगे कि किस तरह से दरअसल और क्यों दरअसल जो पाकिस्तान है वो थर थर कांप रहा है। पिनाका का वार जो है और पिनाका का स्वाद जो है वो तो वैसे भी वो करगिल में चख चुका है, इसलिए इससे थर थर कांप रहा है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये सिस्टम है और 90 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 44 सेकंड में 72 रॉकेट लॉन्च करने में ये सक्षम है और 7 टन तक विस्फोटक जो है वो ले जाने में ये सक्षम है। जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम से ये लैस है। डिजिटल युद्ध प्रणाली के हिसाब से इसे विकसित किया गया है। कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। तो ये पिनाका का वार है और इसीलिए पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। मैं घोष सर एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहां पर आए और किस तरह से अब जवाब देने की तैयारी। और इस पिनाका की अगर हम बात करें तो करगिल में तो सर स्वाद वैसे ही चखा चुके हैं। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च मतलब सिस्टम की बात नहीं कहूंगी, बल्कि ये एक चैलेंज है सामने वाले के लिए, दुश्मन के लिए। जी हाँ, पिनाका एक मल्टी बैरल मिसाइल है, टैक्टिकल मिसाइल है, जो इसका पूरा रेंज तो आपने बता ही दिया है। लेकिन हमारे पास और ऐसे कई मिसाइल्स हैं, खाली पिनाका नहीं। पिनाका मल्टी बैरल है, एक साथ बहुत सारे जा सकते हैं। कमांड एंड कंट्रोल में हमारे पास कई मिसाइलों की बौछार है कि जिनको मतलब अगर हम इस्तेमाल करें, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आपको तो पता ही है, पृथ्वी, अग्नि के पूरे सीरीज, तो उनको अगर इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान को एकदम हम नष्ट कर सकते हैं। और ये तो बैटलफील्ड पिनाका एक वॉरेड है, तो इसमें हाँ उन्होंने देखा है और ये एकदम मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। तो मेरे ख्याल में, जैसे मैंने कहा, उम्मीद नहीं है कि हम एक पिनाका को या ऐसे मिसाइल्स को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये इस्तेमाल करेंगे और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को काफी भुगतना पड़ेगा। मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ सर कि इसका स्वाद तो वो ऑलरेडी चख चुका है ना, इसका स्वाद वो चख चुका है और एक बार फिर से अगर वो स्वाद चखने की बारी आती है तो उसको पता है कि आखिर उसका क्या होने वाला है। बता दूं कि अगर अग्नि और पृथ्वी और दूसरे वो इस्तेमाल करे तो वो चखने के बाद और कुछ उसका रह नहीं जाएगा। ठीक है सर, प्लीज आप बैठे। लेकिन मैं तिवारी सर को चाहूंगी कि तिवारी सर एक बार प्लीज आप आए और पिनाका पर थोड़ा सा आप भी प्रकाश डालें। ऑलरेडी बहुत प्रकाश यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ऑलरेडी और बहुत सारी सीरीज है, यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, ये बड़ा पैकेज होता है, एक शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। तो सब एस्पेक्ट में हम एफिशिएंट होंगे तभी हम एनिमी को मात दे सकते हैं। तो जैसे अग्नि, पृथ्वी की बात हो रही है तो डीप रेंज से गाइड करेंगे। हमें जो है ना कुछ
कुछ रेंज जैसे पिनाका की बात करो, इगला है, ये शॉर्ट फायर मिसाइल्स हैं, ये कम है। मान लीजिए खूब थोक में अगर आपके पास हुआ है, इसी यूक्रेन और रशिया वॉर के साथ एक एडवांटेज, एक नया डायमेंशन ऐड हो गया है यूएवीज का, और मतलब वो एक थोक में आते हैं और थोड़ा डैमेज करके चले जाते हैं, तो उनको काउंटर करना बहुत आवश्यक है। कि पिनाका जो था, जो कारगिल में जो हुआ था, हमें शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किया था, बहुत इफेक्टिव हुई थी, एक्यूरेसी बहुत तगड़ी थी। तो जो वॉर हमने बॉर्डर में लगाया हुआ तो इस काम में आएगा। अगर उन्होंने डेस्परेट होकर खूब सारे अगर रखे हुए, उन्होंने ड्रोन्स रखे हुए, इटली ने अगर दिए हुए हैं और जो उनके जहाज आ रहे हैं अगर लॉन्च किए, तो उनको काउंटर किया जाएगा आसान से। लेकिन ये सब हमारा सेफ्टी है, ताकि हमारा नुकसान बिल्कुल ना हो। डैमेज करने के लिए घोष साहब बता रहे तो भाई ये डैमेज करने के लिए नहीं है, अपना नुकसान कम करने के लिए हमें शॉर्ट रेंज इक्विपमेंट चाहिए, जाके उनके अगर एयरक्राफ्ट उड़े तो उड़ने के पहले ही, जैसे उड़ते हैं तो अभी पूरा ऊपर हाइट पहुंचने के पहले उनको इंटरसेप्ट करके वहीं गिरा दें। मिसाइल्स लॉन्च हुई तो हम रास्ते में इंटरसेप्ट करके विद इंटेलिजेंस रिपोर्ट से अगर हम टारगेट कर लिया तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इवन न्यूक्लियर भी अगर लॉन्च करें तो उनको इंटरसेप्ट करके गिराया जा सकता है। लेकिन हमें छोटे छोटे एयरफील्ड में भी है, जैसे बता रहे थे कि 120 हमारे ऑलरेडी अंदर घुसे हुए लोग, तो हमारे अंदर भी तो समस्या है। तो उन सब समस्या के लिए हमें वॉर के लिए एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, हर तरह के लोकलाइज फिनोमेना, मीडियम रेंज स्ट्राइक करना है सबका। तो पिनाका बहुत एफिशिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे लिए अंग है, ये बहुत ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली ये जो उनके जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास अभी जो जहाज़ है वो किसी काम के नहीं है, वो खाली फ्लाइंग कर रहे हैं। उनके पास न मिसाइल्स है न बॉम्ब्स है। जहाज़ तो खाली एक टॉय हो जाएगा, खाली एरोबेटिक्स करते रहो, तो जहाज किस काम का होगा? तो वो दिखाया उन्होंने, पिछले 4-5 दिन खूब फ्लाई किया, जितना फ्यूल उड़ रहे हैं मुनीर साहब, वो किसके दम पर चाइना और टर्की? मुनीर साहब ने गलती कर दी। मुनीर साहब ने नहीं सोचा था कि इतना एस्केलेट होगा। वो तो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते थे ताकि वहाँ की गद्दी संभाल सके, जो कारगिल में हुआ था। परवेज साहब ने यही किया था। बिल्कुल ठीक है, तो उनका भी उद्देश्य यही था, विदेशों को बुलाओ, और वही भाषा यूज की जो जिन्ना ने यूज की थी बिफोर पार्टीशन स्टार्टेड। शायद इसमें सर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल वो जानकारी मिलूंगी। आप सब प्लीज बैठे। जो भी कमांड दी जा रही है उसे आपको फॉलो करना है। अब आइए हम बात करते हैं P8I की। पाकिस्तान में किस तरह से P8I की जो दहशत है वो यहां पर देखने को मिल रही है। विमान को ट्रैक करने का दावा भी करता नजर आ रहा है पाकिस्तान, और वो सोशल मीडिया पर आप देख भी रहे होंगे, एक वीडियो जो है वो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन इसमें खुद ही जो किरकिरी है और जो हंसी उड़ रही है वो पाकिस्तान की ही उड़ रही है। P8I विमान का फुटेज रिलीज करने का जो दावा है वो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तानी एयर स्पेस के पास P8I की गश्ती का दावा है। भारतीय नौसेना का घातक P8I पोसेडियन विमान है। P8I विमान में 4 घातक जो हार्पून मिसाइल हैं वो दरअसल लगे होते हैं, और एंटीशिप मिसाइल हार्पून से दुश्मन खौफ खाते हैं। दुश्मन के सबमरीन और वॉरशिप के काल माने जाते हैं। सैटेलाइट लिंक से रियल टाइम डेटा साझा ये कर सकते हैं। ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं। हालांकि मैं घोष सर से इस पर रिएक्शन लेती, लेकिन मैं कोचर सर को एक बार यहां पर बुलाना चाहूंगी। कोचर सर, एक्चुअली मेरे से तो पिनाका का लेना था, बिकॉज वो आर्मी के आप तक मौका आया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। और यहां पर मैं आपसे चाहूंगी कि ये पाकिस्तान जो कर रहा है सर, मतलब इसमें ये माहिर है। वो कहते हैं ना कि एक वो जो वॉरफेयर होती है कि वो किस तरह से प्रोपेगेंडा आपको फैलाना है, उसमें माहिर है। ये जो P3I जो आपने इसको P8I, दिस इज द आईज एंड ईयर्स ऑफ द इंडियन नेवी। इसका मतलब है कि ओशन में, या हम जब अपना सी में, अरेबियन सी में जाएंगे, बे ऑफ बंगाल में जाएंगे, तो ये आँख और यूनिकॉर्न का इस्तेमाल करता है। और ये एक रेकी एंड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, और ये आर्म्ड भी है। इसका मतलब अगर इसको कोई टारगेट इसको दिखाई देता है, ये उस टारगेट को एक्वायर भी कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और इम्पॉर्टेंट है, जब हमारी वॉरशिप्स चलती हैं और हमारी सबमरीन्स और जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे चलते हैं, तो एडवांस में हम, जैसे हमारे इन्फेंट्री में हमारे स्काउट्स रहते हैं आगे, हमारा जो पेट्रोल मूव करता है, हम पेट्रोल का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको स्काउट्स बोलते हैं, कि वो आँख और कान होते हैं उस पेट्रोल के, देखने के लिए कि दुश्मन का एम्बुश तो नहीं है कहीं पे। सेम ये जो आपका P8I करता है, ये आपको एडवांस इंफॉर्मेशन देता है, दुश्मन के टारगेट्स को एक्वायर करता है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट है।
इसको यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है और ये टाइम टेस्टेड है और ये 3-4 लड़ाई में इसने हिस्सा लिया हुआ है पहले भी और इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने एम्प्लॉय किया है। तो एक हार्डेड हम जिसको बोलते हैं ना बैटल टेस्टेड इक्विपमेंट है ये और भारत में इसको आने के बाद हमने इसको लद्दाख में भी यूज़ किया है। अब आप इसको मत समझिए कि ये एक नेवी का ही है, हम इसको आर्मी के यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स अ मल्टी, हम जैसे ट्रायड बोलते हैं ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो तीनों जगह ये इस्तेमाल हो सकता है बिकॉज तीनों फौजों का जो मकसद है वो एक ही है, हमको दुश्मन की जल्दी जानकारी मिले और एक बिल्कुल एक्यूरेट हमको जानकारी मिले, उसके हिसाब से ये फंक्शन करता है। सर प्लीज आप बैठ जाइए, लेकिन हाँ इसमें आप ये देखिए कि फिर पाकिस्तान क्यों इतना खुश हो रहा था। गोश्तर हालांकि मेरे को वाइंड अप करना है, लेकिन बहुत एक छोटा सा आपसे मैं इस पर कमेंट चाहूंगी। फिर पाकिस्तान क्यों इतना खुश हो रहा है कि हमने इसको इंटरसेप्ट कर लिया, हमने डिटेक्ट कर लिया? अरे भाई वो होता ही इसीलिए, वो कौन सा स्टेल्थ है जो छिपा छिपा फिरेगा? और अगर ऐसा था तो आपका इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आपने उसको ट्रेस तक नहीं किया, आपने उसको एस्कॉर्ट तक नहीं किया। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी यहाँ सबसे पहली बात, ये जो PA था, ये जो हमारा है ये इंटरनेशनल वाटर्स में था और उन्होंने उसे ट्रैक किया। एयरक्राफ्ट है तो ट्रैक होगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उन्होंने वो ट्रैक करते रहे। तो ये जैसे कोचर साहब ने कहा कि ये हम ISR के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, और इसके कई काम हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है और जहाँ पर, और ये घूम रहा था अपने डेजिग्नेटेड एरिया में, घूम रहा था ऑन द बॉर्डर लाइन। तो अभी हम उसे हम देख रहे हैं कि क्या कौन से शिप्स आ रहे हैं, कौन से शिप्स नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने उसे ट्रैक किया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो नजर रखना ही तो उसका काम है, वो उसका आंख कान, जिस तरह से कोचर सर भी अभी कह रहे थे। प्लीज जरा बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों से भी साझा करने के लिए। लेकिन कल की तारीख इंपॉर्टेंट है। मॉक ड्रिल जिसका हम बार बार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उससे पैनिक नहीं होना है। ये सिर्फ एक तैयारी है और एक आकलन भी है कहीं ना कहीं, तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।